जमीन किसी के लिए विरासत है, प्रॉपर्टी है, किसी के लिए जायदाद है, तो किसी के लिए बस एक व्यापार है। लेकिन एक किसान के लिए जमीन उसकी माँ है, उसका अभिमान है, उसके पुरखों की नाक है, जीते जी उसका गुरूर है और मरने के बाद उसकी अंतिम शरण स्थली है। जिया जब तक मैं सूरज बनकर चमका आसमानों में, जब कभी शाम आएगी तो फिर ढल जाऊंगा मैं भी। कई घर बदले जीते जी मगर घर आखिर तय है, जहाँ पुरखे जले मेरे वहीं जल जाऊंगा मैं भी, वहीं जल जाऊंगा मैं भी। आज मैं आपको बलिदान सुनाऊंगी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कृति है। ईश्वर की कृपा से आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो उन अभावों से नहीं गुजरे हैं जिनसे इस कहानी का मुख्य पात्र गिरधारी गुजरता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहानी सुनाने की हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि कहानी लिखने की तरह कहानी सुनना भी एक कला है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कला को अपने अंदर जगाएंगे और इस कहानी को गिरधारी बनकर सुनेंगे। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजी बैला के मंगरू ठाकुर, बैला यहाँ गांव का नाम है, तो मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सेन हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं करता। कल्लू आहिर ने जब से हल्के के थानेदार से मित्रता कर ली है और गांव के मुखिया हो गए हैं, उनका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उन्हें कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरचंद्रपुर में अब हरकू हो गए हैं। ठीक आज से 20 साल पहले उनके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया है। अब हरकू के पास केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल है, परंतु पंचायतों में उसके फैसले को अंतिम फैसला माना जाता है। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा न खाई थी। फिर जब भी बीमार पड़ता तो 5-10 दिन में बिना दवा खाए ठीक हो जाता। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस साल वह कार्तिक यानी मार्च में बीमार पड़ा। यह सोचकर कि ठीक तो हो ही जाऊंगा, उसने कोई दवा न ली, परंतु इस बार का बुखार मानो मौत का परवाना लेकर आया हो। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, इसी तरह पूरा महीना बीत गया, परंतु हरकू चारपाई से ना उठ पाया। उसके बेटे गिरधारी ने कई घरेलू औषधियां अपने पिता को खिलाई, परंतु कोई फायदा ना हुआ। 5 महीने का कष्ट भोगने के बाद ठीक होने के दिन हरकू ने अपने प्राण त्याग किए। गिरधारी ने अपने पिता की अंतिम क्रिया बड़े धूमधाम से निभाई। सारे क्रियाक्रम बड़े हौसले के साथ करे। दूर के गांव के ब्राह्मणों को भी निमंत्रण किया। इस बार पहला गांव में किसी ने गोली न उठाई। हरकू के खेतों पर गांव वालों की नजर थी, क्योंकि 5 बीघा जमीन ठीक कुएं के निकट थी। हरकू की मृत्यु के बाद उस जमीन पर चारों ओर से धावे बोल दिए गए। गिरधारी तो क्रियाक्रम में व्यस्त था। इसी कारण गांव के मनचले किसानों ने लाला ओंकार नाथ चैन न लेने दिया। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर की लगान देने को तैयार था, तो कोई नजराने की दूनी रकम। लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहे। उसका मानना था कि गिरधारी के पिता हरकू ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसीलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। जब गिरधारी क्रियाक्रम से मुक्त हो गया तो उसने गिरधारी से पूछा, खेती के बारे में क्या विचार है? तो गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? तो लाला ओंकार नाथ बोले, तुम 8 रुपए जमीन बीघा पर जोतते हो, मुझे 10 मिल रहे हैं और नजराना अलग से। तुम ऐसा करो, लगान यही रख लो, पर मुझे नजराना दे दो। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे पास तो रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? परंतु लाला ओंकार नाथ नहीं माना। गिरधारी ने बहुत मिन्नतें की, पर सब व्यर्थ गई। लाला ने उसे 1 सप्ताह की मोहलत दी। अगर उसने नजराना दे दिया तो खेत उसके, नहीं तो किसी और के।
इधर गिरधारी द्वार पर बैठा हुआ सोचता है, अब मेरा क्या हाल होगा, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, मेरे लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अगर उसे कोई कहता कि तुमने अपने पिता के कार्यक्रम में व्यर्थ ही इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत बुरा लगता। वह सोचता कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, परंतु दादा की आत्मा को तो शांति मिल गई। इसी उड़ेर बुन में एक सप्ताह बीत गया। उसके खेत कालिका दीन ने दुगना नजराना देकर खरीद लिए। गिरधारी अंदर से टूट गया। उसने सभी से बात करना कम कर दिया। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह अपने आप को कोसता रहता, परंतु कुछ कर ना सकता। इसी तरह 3 मास बीत गए। आषाढ़ का महीना आ गया। एक दिन गिरधारी संध्या के समय अपने बैलों को सहला रहा था कि मंगल सिंह आ गया। उसने कहा, अब इन्हें बांधकर क्या करोगे, इन्हें बेच क्यों नहीं देते। गिरधारी ने कहा, सरकार कोई ग्राहक ही नहीं है। इस पर मंगल सिंह ने कहा, हम हैं तो हमें ही दे दो। गिरधारी ने कहा, आप ले जाएं तो ऐसा लगेगा कि बैल अपने ही घर हैं, जब मन करेगा देख लिया करूँगा। इसी बीच बुनिया तुलसी भी अपने पैसे लेने आ गया। गिरधारी ने कहा, साहब जहाँ इतने दिन रुके हो वहाँ एक दिन और रुक जाओ, कल दे दूंगा। बुनिया गुस्से में बड़बड़ाता चला गया। गिरधारी ने फिर पास खड़े मंगल सिंह से कहा, आप इन्हें ले जाइए। मंगल सिंह ने भी मौके का फायदा उठाकर दोनों बैल 80 की जगह 60 रुपए जोड़ी खरीद लिए। गिरधारी के सारे सपने टूट गए। उसने बैलों को ना जाने किस आशा से खिलाया था, वही उसके कमाने वाले थे। वह मन में सोच रहा था कि मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, मेरी आशा की 2 किरणें, मेरी आंखों के 2 तारे, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जैसे ही मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले जाने लगा तो गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते वक्त अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती, उसी तरह वह इन बैलों को ना छोड़ रहा था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी। उनका छोटा लड़का छड़ी से मंगल सिंह को मार रहा था। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा हो। गिरधारी सारी रात चारपाई पर रोता रहा। सुबह हुई तो चारपाई पर ना था। सुभागी ने सोचा यहीं कहीं गया होगा, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। गिरधारी का कोई पता न लगा। संध्या हो गई, अंधेरा छाने लगा। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी की चारपाई के पास रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट सुनाई दी। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। वह भागकर द्वार की तरफ गई और देखा गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा था। सुभागी ने कहा, घर आओ, वहां क्यों खड़े हो, सुबह से कहाँ थे। वह गिरधारी की तरफ बढ़ी। गिरधारी पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और बेहोश होकर गिर गई। दूसरे ही दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत की ओर गया। अभी अंधेरा था। वह अपने बैलों को हल से जोड़ ही रहा था कि उसने गिरधारी को खेत की मेड़ पर खड़ा देखा। कालिका दीन ने कहा, गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और वहाँ बेचारी सुभागी हैरान हो रही है। यह कहकर वह जैसे ही गिरधारी की तरफ बढ़ा, गिरधारी पीछे हटने लगा तथा पीछे वाले कुएं में कूद गया। कालिका दीन ने चीख मारी और हल छोड़कर भाग गया। सारे गांव में शोर फैल गया। तरह तरह की बातें होने लगी। कालिका दीन की गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत नहीं हुई।
अब गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कोई आदर नहीं करता। अब वह सिर्फ एक मजदूर है और सुभागी मजदूर की माँ कहलाती है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। वह किसी से बोलता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि वह खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। ये है एक किसान का संबंध अपने खेत से, अपनी जमीन से, जो मरकर भी नहीं मिटता। धन्यवाद।